वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पहले परीक्षा की तैयारी था पर वो यूट्यूब पे आसानी से सर्च नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने इसका चैनल का नाम रख के कॉमर्सिफिकेशन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए, जब आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं या थ्रू आउट जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, उस दौरान जो भी आप रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स या मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक ऑथोराइज बॉडी प्रिस्क्राइब करती है और उनको हमें फॉलो करना होता है जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ फेमस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम बताती हूँ। GAAP, गैप, जिसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि एक यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे, जिसको FASB ने बनाया था और अमेंडमेंट्स भी लेकर आते रहते हैं वो इसमें। सेकेंड इज IFRS, जो कि बहुत फेमस है। इवन मोर देन 120 कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं अब तक। इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के नाम से इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमारे खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 32 है टोटल्स, जिसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्टली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस वही है जो एक अकाउंटिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन कौन सी थी? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ट्रांसपेरेंसी, रियलाइबिलिटी, रेलेवेंस, कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी। तो ये सब जो अचीव करना होगा, ये जो फीचर्स जो है, यदि आपको अकाउंटिंग की ये फीचर्स को अचीव करना है तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही मेन पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि हमें ये सुनिश्चित करके देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, रियलाइबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए और कंपैरेबल होने चाहिए। ठीक है। अब नेचर देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। पहला पॉइंट है प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। देखिए, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि अकाउंटिंग करने के लिए और जो हम पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके यूजर्स तक फाइनेंशियल डेटा पहुंचाने तक, जो भी प्रोसेस हम या जो भी स्टेप फॉलो करते हैं, उसमें हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या मेथड्स को फॉलो करना होता है, उसके लिए डायरेक्शन और गाइडेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही देता है। ठीक है। सेकेंड इज एक्ट एज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर इसलिए इसको बोला गया है कि देखिए, जैसा रूल्स बताए गए हैं वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को तो वैसे ही फॉलो करना पड़ता है जैसे बताए जाते हैं। जैसा मतलब आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया है, वर्टिकल फॉलो कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल फॉलो कर रहे हो, जो भी आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, पर जो फॉर्मेट आपको बताया गया है एज पर द रूल्स, आपको वही फॉलो करना है। आप उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रिस्क्राइब किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू फॉर्मेट, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक डिक्टेटर की तरह है, जैसा बताया गया है वैसा फॉलो करो। थर्ड इज एक्ट एज अ हार्मोनाइजर। हार्मोनाइजर का मतलब होता है हार्मोनाइजर का मतलब होता है कि देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं सबके लिए अलग अलग नहीं होते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए एक जैसे होते हैं। जो अकाउंटिंग मेथड्स या प्रिंसिपल्स या रूल्स बताए गए हैं, सबको एक जैसे ही फॉलो करने होते हैं। इसीलिए इससे डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर कोई अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है हार्मोनाइजर का? ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो फाइनेंशियल डेटा को यूज करने वाले होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। चाहे वो अपनी कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हो या फिर दूसरी कंपनी से अपना फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, अगर कंपनी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो हम आसानी से दूसरी कंपनी के साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हार्मोनाइजर की तरह काम करता है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। बिल्कुल वही जो मैंने अभी पीछे बताया था कि हार्मोनाइजर की तरह काम करता है, वही ये पॉइंट है। अगर रूल्स सेम है, अगर रूल्स और रेगुलेशन सेम है, तो इससे अकाउंटिंग के प्रोसेस में कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार बदलते रहोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, अकाउंटिंग रूल्स या रेगुलेशंस आप
बार बार अलग तरीके से फॉलो करोगे, आज किसी और के फॉलो किए, नेक्स्ट कुछ और फॉलो किया, तो इस वजह से यूजर्स को प्रॉब्लम होगी डेटा को कंपेयर करने में, ठीक है। इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी अकाउंटिंग प्रोसेस में लेकर आ सकते हैं, प्लस हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो जो लोग अकाउंट्स में घोटाला करते हैं उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कंपलसरी, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। अलग ये नहीं है कि मैंने कुछ और अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर लिया या कुछ और रूल फॉलो कर लिया या फिर कुछ और अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर लिया जिससे कि मैं अपने अकाउंट्स को ज़्यादा अच्छा दिखा दूँ, मैनिपुलेट कर दूँ, ठीक है। तो ये जो चांसेस होते हैं ऐसे करने के वो कम हो जाते हैं। थर्ड इज असिस्ट ऑडिटर्स। देखिए ऑडिटर का काम क्या होता है कि अकाउंट्स को, कंपनी के अकाउंट्स को वेरीफाई करना कि वेदर वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है कंपनी की या नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए एक मापदंड है या फिर एक यार्डस्टिक है जिससे कि वो चेक कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सही तरीके से प्रिपेयर की गई हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और वो उसके फाइनेंशियल यूजर्स को सही, फेयर और ट्रू व्यू दिखा रही है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसीलिए ये असिस्ट करता है ऑडिटर को। फोर्थ इज इंटरनेशनल बेसिस। इसका मतलब ये है, देखिए आज का ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली कर रहे हैं और बाहर की कंपनीज भी हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रही हैं, पर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करते हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चेक होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके। और यदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, तो हम किसी और कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी और कंट्री के शेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इस डाइवर्सिटी को खत्म करता है, ताकि बाकी कंट्रीज भी दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर सके, बिजनेस कर सके या उनके फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। सिमिलरली हम इंडियन कंपनीज भी दूसरी कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर सके। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रिपेयर की जाती हैं तो हम दूसरी कंट्रीज की फाइनेंशियल कंडीशन को समझ सकते हैं, दूसरी कंट्री की जो कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझ सकते हैं। यदि हम दूसरी कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ पाएंगे, यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं तो। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। देखिए यदि जब भी हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं या लेके आते हैं तो उसके लिए एक पूरा फुल स्टेप्स है, ठीक है। तो अब इन स्टेप्स को देखेंगे। स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ द नीड ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए क्यों, ठीक है। इसके लिए हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं जो कि ये चेक करता है कि क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। तो पहला स्टेप ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या है, हमें ये ढूंढना है। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप। अब हमें एक ग्रुप बनाना है, स्टडी ग्रुप बनाना है जिसके अंदर ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स को इन ग्रुप में लिया जाता है। वो लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उनको असिस्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड इज ड्राफ्टिंग द स्टैंडर्ड। जब आपने नीड देख ली कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या है, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बनाना है, तो थर्ड स्टेप ये होता है कि अब आपको ड्राफ्ट करना है कि इस ड्राफ्टिंग में आप क्या क्या बताओगे। ड्राफ्टिंग में आपको ये बताना है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो हम लाना चाहते हैं इसका उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है, कुछ प्रॉपर उसमें डेफिनेशंस, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इन सब की डिटेल हमें एनालिस्ट करनी होती है जब हम किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट करते हैं। फोर्थ इज एनालाइजिंग द ड्राफ्ट। जो थर्ड स्टेप में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ड्राफ्टिंग की है उसको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड चेक करती है, एनालाइज करती है और उस पर रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट। अब जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ड्राफ्ट बनाया है अब उसको हम जो ICAI के काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनको देते हैं ताकि हम उनका रिकमेंडेशन ले सके, और भी अदर ऑटोनोमियस और स्टैट्यूटरी बॉडीज को दिया जाता है उनके भी कमेंट्स जानने के लिए कि आपको क्या लगता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं।
जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बॉडीज के नाम लिखे हैं, ICS, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, RBI, सेबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनसे हम उनकी कमेंट्स या रिकमेंडेशन लेते हैं कि यदि हमें कोई चेंजेस लेकर आने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हम आगे बनाने वाले हैं, तो वो लोग इस पे रिकमेंडेशन या कमेंट करते हैं। 6th इज होल्डिंग डिस्कशन एंड फाइनलाइजिंग एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है वो एक मीटिंग रखता है इसी चीज ड्राफ्ट जो हमने बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, इसके ऊपर हम एक मीटिंग हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करता है उन बॉडीज के साथ जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर और फाइनलाइज करते हैं हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट को फाइनलाइज करते हैं। 7th इज सर्कुलेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्सपोजर ड्राफ्ट। फाइनली 7th में ये होता है, जो भी हमें कमेंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हम इसको चेंजेस लेकर आते हैं, और इसके बाद हम ICAI के सभी मेंबर्स का कमेंट लेते हैं और पब्लिक का भी फीडबैक लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। उसके बाद जो भी कमेंट्स या रिकमेंडेशन मिलते हैं, अगेन ASB मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको चेक करता है, फिर से उसमें चेंजेस लेकर आता है और इसको सबमिट कर देता है ICAI के काउंसिल को, ठीक है। 8th इज मॉडिफिकेशन एंड इशू ऑफ AS। उसके बाद फाइनली ICAI मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो इस ड्राफ्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करता है और ASB के साथ फिर से कंसल्ट करता है कोई मॉडिफिकेशन करने होते हैं तो, और फिर फाइनली ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बन जाता है और लागू हो जाता है। तो ये एक स्टेप था, फिर से फटाफट बता देती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का क्या है। सबसे पहले हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं, वो लोग उसकी ज़रूरत को देखते हैं कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या होती है। फिर स्टडी ग्रुप बनाया जाता है जिसमें ICAI के मेंबर्स को लिया जाता है, वो लोग एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और फिर इस ड्राफ्ट को ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तक पहुंचाता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन और कमेंट्स लेता है, जिसमें मैंने आपको बताया था मेन बॉडीज हैं जो ऑटोनॉमियस स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, उनके कमेंट्स लेता है और उनके रिकमेंडेशन लेता है। फिर से उसके अंदर ड्राफ्ट में जो बनाया होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस करने के बाद फाइनली जो ASB होता है ICAI को ये सबमिट करता है इसकी रिपोर्ट, फिर ICAI फिर चेक करता है, ICAI फिर से इसको चेक करता है, और कोई अगर चेंजेस देखते हैं, उनको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो फाइनली उसको चेंज करके उसे लागू कर दिया जाता है। तो यही स्टेप होता है। नेक्स्ट इज इंड AS 101 मतलब इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 क्या कहता है। देखिए, ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बताता है जो पहली बार IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हैं या एडॉप्ट करना चाहते हैं। इंड AS क्या है कि हमारा ये इंडिया का ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि IFRS पे बेस्ड है, मतलब हमने IFRS के बेस्ड पर हमने जो अपना इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है उसे इंड AS कहते हैं। और ये जो इंड AS 101 है, इसने ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके थ्रू जो कंपनीज पहली बार इसको फॉलो करना चाहती हैं तो उसे कैसे करेगी, उसके बारे में इन्होंने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं जो फर्स्ट टाइम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो कंपनी पहली बार इंड AS को फॉलो करना चाहती है, इंडिया के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहती है, तो वो सुनिश्चित करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इंटरीम स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए, और जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज, और थर्ड ये है जो स्टेटमेंट है वो एक सूटेबल पॉइंट हमें प्रोवाइड करे जो अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो या एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हो, ठीक है। तो सिंपल सा बात ये है कि इंड AS 101 ऐसे प्रिंसिपल्स इसने लेआउट किए हैं जो लोग फर्स्ट टाइम इंड AS को फॉलो करना चाहते हैं उसको कैसे अडॉप्ट किया जाए, वो इंड AS 101 में बताया गया है। और इसका पर्पस ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और इंटरीम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, कंपैरेबल हो, और बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए कॉस्ट से। और थर्ड इज
एक सूटेबल पॉइंट बताना है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज करेंटली प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 2013 हमको ये बताता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम फिलहाल फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसको ICAI मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है या प्रिस्क्राइब किया है, जो कि सभी कंपनीज मैंडेटरी इसको फॉलो करती है, ठीक है। 32 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसकी लिस्ट बुक में है, उसको बस रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। ये क्या कहता है, पहले बता दूं कि मोर देन 120 कंट्रीज इसको अब तक अपना चुकी है। हमने भी इसके बेसिस पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है जिसे हम इंड AS कहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं IFRS बता दूं। IFRS मतलब है वही स्टैंडर्ड्स हैं, वही रूल्स, जैसे मेरी कॉमन सिंपल डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो भी यही है कि ये एक अकाउंटिंग रूल्स देता है जिससे कि हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन IFRS देता है। टोटल IFRS हमारे पास 40 हैं, ठीक है। IFRS स्टैंडर्ड्स आर इशूड एंड मेंटेन बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको ये इशू करती है, मेंटेन करती है। यदि कोई अमेंडमेंट चाहिए होते हैं तो इसमें अमेंडमेंट लेकर आती है, ठीक है। सिंपल सी बात वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन होती है वही IFRS है, ठीक है। नेक्स्ट इज IFRS की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए IFRS की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब कि एक दूसरों की कंट्री में जो ट्रेडिंग बढ़ी है उस वजह से हमें एक ऐसे कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे की कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके, चेक कर सके बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। यदि हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन कंपनी में, या फिर किसी कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है बिफोर इन्वेस्टिंग कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। अगर हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, अगर वो कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आती है, तो हम कैसे उनकी कंट्री या उनकी फाइनेंशियल मार्केट में या उनकी फॉरेन कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए IFRS ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं ताकि आज का जो ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का, उसके अंदर हम आसानी से दूसरी फॉरेन कंपनीज में या किसी और कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में आसानी से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझे और दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि IFRS कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। इसके प्रोसीजर में देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा इंडियन का था, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। देखिए पहले अपना एजेंडा देखिए, आपका एजेंडा क्या है। सेकेंड इज प्लानिंग द प्रोजेक्ट। थर्ड है डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द डिस्कशन पेपर इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन। फोर्थ इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन। एंड फिफ्थ इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। एंड सिक्स इज प्रोसीजर्स आफ्टर अ स्टैंडर्ड आर इशूड। इसमें कुछ समझने का नहीं है, आप सिर्फ इन प्रोसीजर को याद कर लीजिए। इसको हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस टू IFRS। कन्वर्जेंस टू IFRS का मतलब ये है कि यदि आप IFRS को एडप्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एडप्ट कैसे करेंगे। इसके बाद इसके लिए दो ऑप्शन है, पहला है एडॉप्शन, दूसरा है कन्वर्जेंस। पहला और एडॉप्शन में ये है कि IFRS को आपको एकदम ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे IFRS में आपको रूल्स बताए गए हैं उसी प्रकार ही आपको उसे फॉलो करना है। आप उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही फॉर्मेट में, ना ही कोई मेथड में, ना ही पॉलिसी में, ठीक है। पर सेकंड, यदि आप IFRS को एडॉप्ट करना चाहते हैं बट कन्वर्जेंस के थ्रू, इसका मतलब ये है जैसे कि आप IFRS इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पर उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, तो ये इस मेथड को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और इंडिया में भी IFRS लागू है कन्वर्जेंस के थ्रू ही है कि हमने IFRS को एडॉप्ट किया है पर विद सम मॉडिफिकेशन, और इसको हम कहते हैं इंड AS। हमारा जो इंडिया का IFRS है इसे हम इंड AS कहते हैं। अब IFRS हमारे इंडिया में आया कैसे था, सबसे पहले 2015 से लागू होना शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2015।
पर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था कंपनीज के लिए, वो वॉलंटरली था, मर्जी थी, आप इसको अपनाना चाहते हैं तो अपनाइए, नहीं अपनाना चाहते तो मत अपनाइए। और अगर आप अपना लेते हैं तो आप वापस चेंज नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस कंडीशन के साथ था। फिर 2016 में फिर से चेंजेस आए थे। 1 अप्रैल 2016 में फेज 1 बोला जाता है, जिसमें इंड एएस मैंडेटरी हो गया था। 1 अप्रैल 2016 से कंपलसरी हो गया था इंड एएस को फॉलो करना, इस कंडीशन के साथ यदि कंपनी की इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज यदि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडिया में या बाहर, इंडिया के बाहर, और उसकी वर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको ये मैंडेटरीली फॉलो करना है। और सेकंड कंडीशन ये थी कि जो कंपनी जिनका नेट वर्थ 500 या 500 से ज़्यादा था, अदर देन पॉइंट 1 में जो मेंशन किया गया है, ठीक है। और थर्ड इज होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज जो कवर्ड है अबव, उन लोगों को इसको कंपलसरी फॉलो करना था फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट इज 2017 में भी चेंजेस आए थे। जिन कंपनीज की इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर या लिस्ट होने वाली है और उनकी नेट वर्थ जो है 500 करोड़ से कम है, अब उन लोगों को भी फॉलो करना है इंड एएस को। पर जैसे मैंने 2016 में बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ से ज़्यादा वालों को ही फॉलो करना था, पर इसमें ये है जो 500 करोड़ से कम वाले भी है उनको फॉलो करना था। इवन मैंने आपको 2016 वाले में ये बताया था सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को अलाउ था वो फॉलो करना, पर 2017 से जो अनलिस्टेड कंपनीज थी जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है पर 500 करोड़ से कम है उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने दे रखे हैं और जो इंड एएस है जो कि IFRS पे बेस्ड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अकाउंटिंग पहला है नीड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब फॉलो करो यदि आपका बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप अपना बिजनेस लोकली करते हैं, ग्लोबलाइज बिजनेस नहीं करते हैं, आप नेशनली काम करते हैं, तो फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। इंड एएस उन लोगों के लिए है जो लोग ग्लोबलाइज अपना बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेशनली अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें इंड एएस फॉलो करना है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। सेकेंड इज स्कोप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप नैरो है। नैरो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनली फॉलो किया जाता है, और इंड एएस ब्रॉड है क्योंकि ये ग्लोबलाइज फॉर्म में इसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यदि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो इसके अंदर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इतनी डिटेल में नहीं देनी होती जितना कि इंड एएस में देनी पड़ती है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है और इंड एएस में 40 इंड एएस है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को मेजर कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि बिजनेस इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे आपकी इनकम आ जाती है। रेवेन्यू क्या होता है, जिस भी चीज़ में आप बिजनेस करते हैं, जो भी सेल्स एंड गुड्स आप बेचते हैं, उससे जो आप पैसा कमाते हैं वो रेवेन्यू होता है। और रेवेन्यू को कैसे मेजर किया जाता है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग से और रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट से। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होंगे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, और यदि आपने 11th में अच्छे से पढ़ा तो भी आपको पता होगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो सेल प्रोडक्शन करने के लिए आप जो खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। रेवेन्यू सिंपल सी भाषा है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, उसको एक्सपेंस कहते हैं। इसका मेजरमेंट कैसा होता है, हम सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए आपने आने वाले साल के एक्सपेंसेस का खर्चा पहले ही कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पहले से पे कर दिया, पर हम उसको अगले साल का रेंट आपने पहले से पे कर दिया, पर हम उस रेंट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, वो तो आने वाले साल का है, ठीक है। और इसीलिए इसका मेजरमेंट कैसे होता है, सिर्फ करंट ईयर की बेसिस पे होता है। अब हमें बिजनेस इनकम को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है। फर्स्ट इज एज अ गाइड टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। देखिए बिजनेस इनकम को यदि हम मेजर करते हैं तो हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कब करते हैं, आपकी बिजनेस इनकम को देखकर ही करेंगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही।
इसीलिए हमें बिजनेस इनकम को मेजर करना है, ठीक है। सेकेंड इज टैक्स लायबिलिटी, हमें प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड इज एज अ गाइड टू डिविडेंड पॉलिसी, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कितना प्रॉफिट हमें रिटेन रखना है और कितना प्रॉफिट हमें अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड। तो इसके लिए भी हमें बिजनेस इनकम को मेजर करना ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ इज एज एन इंडिकेटर ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि देखिए बिजनेस इनकम हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन पे भी बेस्ड होता है। अगर वो डिसीजन सही ले रहे हैं तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट अच्छा कमाएगा। यदि उनके डिसीजन सही नहीं है तो हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज उतनी अच्छे से नहीं होगी और प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। फिफ्थ इज एज अ मेजर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, देखिए आपकी बिजनेस इनकम ही बताती है कि आपकी कंपनी में ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, एक्टिविटीज जो हो रही हैं, किस प्रकार की हो रही है। अगर आप ऑपरेशंस और अपना प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, सेल्स अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रही है, ठीक है। और सेकेंड इज क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप अपना लोन पे करने में सक्षम है या नहीं। अगर देखिए लोन पे करने में सक्षम होने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जो क्रेडिटर्स होंगे वो देखेंगे कि आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो यदि आपको लोन की ज़रूरत होगी तो वो हिचकिचाएंगे नहीं आपको लोन देने में, ठीक है, क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। नेक्स्ट इज आप इनकम को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पे दो मेन अप्रोचेज हैं। पहली ट्रांजैक्शन अप्रोच है, ये बिल्कुल वही सेम अप्रोच है जो कि हम पीएनएल अकाउंट बनाने में करते हैं, कि हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए इनकम को चेक करना है। जैसे कि हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जो हम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके जो कि इस सेल को करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और फिर हम इसमें कंपैरिजन देखते हैं कि हम कितनी इनकम कमा रहे हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन अप्रोच कहते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की रिकॉर्ड करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी इनकम को मेजर करते हैं, उसे ट्रांजैक्शन अप्रोच कहते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है, बैलेंस शीट मेथड है। बैलेंस शीट मेथड ये मेथड ये बोलता है कि स्टार्टिंग के ईयर में या फिर ओपनिंग पीरियड में आपकी नेट एसेट कितनी थी। नेट एसेट का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटी, और एंडिंग में आपकी ईयर एंड में आपकी नेट एसेट कितनी थी। जब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो हमें नेट इनकम आ जाती है, ठीक है, या नेट प्रॉफिट आ जाता है। समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के पीरियड में जब ईयर स्टार्ट होता है तब आपकी नेट एसेट कितनी थी और एंड के पीरियड में आपकी नेट एसेट या नेट वर्थ कितनी थी। जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें नेट इनकम या प्रॉफिट का पता चलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को कॉमर्सिफिकेशन। अब हम बुक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।